मित्रों नमस्कार। लॉ इन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उसके पहले मैं उस विषय वस्तु पे आऊं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जो भी व्यक्ति चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे बहुत सारे आपके काम की वीडियो जो हैं सो हैं उसको ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, ये अक्सर देखा जाता है कि आदमी अपनी जीवन भर की कमाई एकत्रित करता है, करने के बाद में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, रहने के लिए, घर के लिए ज़मीन हो या घर हो या खेती की ज़मीन हो, कोई भी संपत्ति हो, तो संपत्ति खरीदने का जब सौदा हो जाता है और जिससे सौदा हो जाता है, जो बेचने वाला है, जो वेंडर है, जो संपत्ति का मालिक है, वो एक करार होने के बाद में, पैसे ले लेने के बाद में, वो रजिस्ट्री करने से, सेल डीड करने से इनकार जब कर देता है, तो उसके दशा में खरीदार जो परचेजर है उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या बचाव है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि संपत्ति बेचने वाला, संपत्ति बेचने और ख़रीदने के बीच में एक क्रेता और विक्रेता, जो वेंडर है, बेचने वाला है, और जो खरीदार है, जो परचेजर है, उसके बीच में एक करार होता है जिसको सिंपल सी भाषा में एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। और होने के बाद में, पैसे दे देने के बाद में, यदि बेचने वाला रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो उसके लिए परचेजर के पास क्या समाधान है कानून में। तो कानून में दो तरीके का समाधान है, एक तो क्रिमिनल रेमेडी है और दूसरी सिविल रेमेडी है। पहले हम 1 to 1 चर्चा करेंगे कि भैया क्रिमिनल रेमेडी क्या है। क्रिमिनल रेमेडी ये है कि आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड 1860 में, उस बेचने वाले के खिलाफ जो संपत्ति आपको लिखने के लिए तैयार नहीं है, पैसा ले चुका है एग्रीमेंट के अनुसार, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून के रूप में मुकदमा दर्ज होगा। वो होगा 420, 406 का, 420 और 406 का। उसके लिए आप अपने जहाँ की ये घटना है, मतलब जहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, उसके थाने के अंतर्गत, या जो बंदा, जो परचेजर है, जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट टू सेल पे अपना करा हुआ है, तो वो अपने थाने के जुरिस्डिक्शन में एक लिखित कंप्लेंट कंसर्न एसओएचओ को देगा और उस वेंडर के खिलाफ 420, 406 में मुकदमा दर्ज होगा। 420 में 7 साल तक की सज़ा है और 406 में 3 साल तक की सज़ा है। अब कोई कहे कि भैया हमने तो कंप्लेन दे दी, लेकिन उसके बाद में थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए 156(3) के तहत, 156(3) डालने के पहले आपने एसओएचओ को तो कंप्लेन दे दी, उसके बाद आप कंसर्न डीसीपी को कंप्लेन देंगे। उसके बाद 156(3) के माध्यम से 420, 406 का मुकदमा उस संपत्ति का जो मालिक है, जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, पैसे ले लिए हैं और आपको रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है, उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा। अब ये तो क्रिमिनल रेमेडी की बात आ गई। अब बात है कि भाई सिविल रेमेडी में क्या है। सिविल रेमेडी में मतलब सिविल उपचार क्या है। तो सिविल उपचार में बहुत अच्छा उपचार है, मतलब रेमेडी है। उपचार का मतलब कि आप प्रोविज़न है कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, अब ये कानून की भाषा है, अब इसके लिए आपको किसी कानून के विद्वान का मतलब किसी एडवोकेट को आपको हायर करना होगा। वो आपको मार्गदर्शन देंगे और कोर्ट की जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट की रूप में प्रस्तुत की जाएंगी। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है,
कि मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। सारी चीज़ें वीडियो में तो समझाई नहीं जा सकती है, उसके लिए आपको किसी अच्छे एडवोकेट के पास, विद्वान व्यक्ति के पास जा कर के आपको उसके लिए करना होगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में धारा 10 है जो सेक्शन 10 है, उसके अनुसार आप स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जा सकते हैं, जिसमें अब स्पेसिफिक रिलीफ में जाने से पहले एग्रीमेंट टू सेल आपको समझना होगा। एग्रीमेंट टू सेल जब आप करते हैं तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत गवर्न होता है, मतलब करार, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप इन्फोर्स कराएंगे कोर्ट के द्वारा कि आपको वो संपत्ति दिलाई जाए। अब सवाल ये है कि कभी कभार क्या होता है कि संपत्ति का तो वो मालिक है ही नहीं, उसने आपसे एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, और जब एग्रीमेंट टू सेल उसने कर दिया तो वो देगा कैसे जब उस संपत्ति का मालिक है ही नहीं, मतलब कोर्ट उसको कैसे दिलाएगी आपको जब वो संपत्ति का मालिक है ही नहीं। तो इसमें जब डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। तो कोर्ट तभी आपको उस संपत्ति को दिला सकता है जब वो बेचने वाला व्यक्ति जिसने करार किया है, यदि वो एक्चुअल में उस संपत्ति का मालिक होगा। तो यहाँ उसके मालिक का सत्यापन, हाँ ये अलग चीज़ है कि यदि वो मालिक नहीं है तो जो भी आपको हर्जाने की राशि होगी, जो कंपनसेशन होगा, वो उसको कंपनसेट कोर्ट ज़रूर कराएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड हो तो अति उत्तम माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो वेरी मच क्लियर है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो 79-79 जो धारा है, सेक्शन है, वो कहता है कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उसी में 49 आता है जो कहता है कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट होगा यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो साक्ष्य के रूप में एडमिसेबल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि 1000 के ऊपर के स्टैम्प पे यदि कोई संपत्ति खरीदने का सौदा किया जाता है तो इनफोर्सेबल है, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है उसको आप रजिस्टर्ड करा लें तो अच्छा होता है। अब रहेगी बात, वो भी यदि रजिस्टर्ड ना भी है लेकिन 1000 के ऊपर के स्टैम्प पे यदि ये चीज़ें हुई हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसको इनफोर्सेबल कराया जा सकता है। अब इसमें 22 वर्षा चीज़ें हैं। यदि बेचने वाले के खिलाफ परचेजर जा सकता है तो परचेजर के खिलाफ सेल करने वाला भी व्यक्ति जा सकता है कि हमारे बीच इस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसने पैसा दे दिया है और बाकी पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि उसमें प्रोविज़न फॉरफिट वगैरह का होता है कि वे फॉरफिट कर लेंगे तो फॉरफिट हो जाता है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल मुकदमे में उसको राइट उसका मिल जाता है, उसका हर्जाना मिल जाता है। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अब विषय जो है तो थोड़ा सा लंबा था, तो ये बताना ज़रूरी था। तो इसमें साफ साफ ये क्लियर हो गया कि यदि संपत्ति खरीदने का सौदा करने के बाद मालिक रजिस्ट्री नहीं करे तो खरीदार के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, वो इस वीडियो में आपको पता चला। कि क्रिमिनल रेमेडी है जिसमें 420-406 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, मतलब होता ही होता है। यदि थाने का वार्षिक अधिकारी जो कंसर्न एसएचओ है या आईओ है वो मना करता है तो आप 156(3) के तहत जाएंगे। उसके बाद में आप सिविल मुकदमा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डाल सकते हैं। उसके पहले जो एग्रीमेंट टू सेल है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार इनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब कानून के मुताबिक होना चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जो अनुपालन करने लायक ना हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं सो आपको एक कानून का अच्छा जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लॉ इन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जय हिंद।